नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरब सागरीय अभ्यंतर तंत्र के विषय में। लास्ट हमने जो बात की थी वो की थी लुड़ी नदी के विषय में, और आज बात करेंगे हम साबरमती नदी के विषय में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अरब सागरीय अभ्यंतर तंत्र के विषय में। तो आज बात करने वाले हैं हम साबरमती नदी। तो देखें, अगर हम बात करें साबरमती नदी के विषय में तो ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। आज बात करेंगे विस्तार पूर्वक साबरमती नदी के विषय में। तो देखिए, बात करें कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। किसका भाई? साबरमती नदी का उद्गम। तो साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर में होता है। कहाँ से? उदयपुर में। तो उदयपुर में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गोगुंदा यहाँ पड़ती है, गोगुंदा प्लस गोगुंदा के पास में इधर पड़ती है हमारी झाड़ोल। कौन से भाई? झाड़ोल। तो झाड़ोल और गोगुंदा की पहाड़ियों में यहाँ एक गांव पड़ता है, पदराला गांव। कौन सा पड़ता भाई? पदराला गांव। तो इस पदराला गांव की पहाड़ियों से ही इसका उद्गम होता है। किसका? साबरमती नदी का। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये नदी सीधी बहती है इधर, और उदयपुर इधर कोटला होते हुए इधर हमारे गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है, और इधर यहाँ जाके एक स्थित पड़ती है हमारे यहाँ खंबात की खाड़ी, और इधर ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है भाई? खंबात की खाड़ी में। ध्यान रखें, इसका उद्गम होता है उदयपुर में। जो झाड़ोल और गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, इनके पास में पड़ता है गांव। कौन सा? पदराला गांव। और पदराला गांव की पहाड़ियों से ही इसका उद्गम होता है। फिर इसके पश्चात ये यहाँ उदयपुर होते हुए आगे चल के कोटला जो तहसील है वहाँ प्रभावित होते हुए सीधी ये फिर गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में जब प्रवेश करती है उस जिले का नाम है साबरकांठा। क्या नाम भाई? साबरकांठा। ध्यान रखें, साबरकांठा से प्रवेश कर जाती है गुजरात के अंदर, और उसके पश्चात जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। अब बात करें कि साबरमती नदी का उद्गम तो हो गया पथरला गांव से, प्लस इसकी कुल लंबाई कितनी है? क्या कुल लंबाई? तो देखो, इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर। 416 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से ये राजस्थान प्रदेश में मात्र 45 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है भाई? 45 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर 45 किलोमीटर बहती है, और इसके पश्चात ये पूरी कहाँ बहती है? गुजरात के अंदर। यानी गुजरात राज्य में ध्यान रखें ये कुल बहती है 371 किलोमीटर। कितना बहती है? 371 किलोमीटर। तो देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो साबरमती नदी है ये राजस्थान की एकमात्र नदी है, राजस्थान राज्य की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु उसका फायदा दूसरे राज्य यानी गुजरात को मिलता है। यदि मान लो पूछ लिया जाए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है परंतु उसका फायदा दूसरे किसी राज्य को मिलता है, तो ध्यान रखिए वो साबरमती नदी है, क्योंकि इसका उद्गम राजस्थान से होता है, और राजस्थान के अंदर ये मात्र कितने किलोमीटर बहती है? 45 किलोमीटर। बाकी सभी गाँव बहती है 371 किलोमीटर गुजरात में। तो ध्यान रखिए, राजस्थान की एकमात्र नदी साबरमती नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु उसका फायदा दूसरे राज्य यानी गुजरात को मिलता है। नेक्स्ट, अब गुजरात के अंदर क्या है? इस नदी पर 2 शहर बसे हुए हैं। कितने? 2 शहर। तो ध्यान रखिए, गुजरात के अंदर 2 शहर हैं इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक तो है अहमदाबाद शहर। कौन सा भाई? अहमदाबाद शहर। और दूसरा है हमारा गांधीनगर। कौन सा? गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यानी अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों शहर बसे हुए इस नदी के किनारे। अहमदाबाद जिसे कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, जो कि सूती वस्त्र मिलों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, जो कहलाता है हमारा भारत का मैनचेस्टर। और गांधीनगर शहर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट, जो साबरमती नदी है ध्यान रखें ये भारत देश की सबसे दूषित नदी है भाई। इसको भारत देश की सबसे दूषित नदी माना जाता है। आप ये बात ध्यान रखें, भारत देश की सबसे दूषित नदी कौन सी? हमारी साबरमती नदी। ध्यान रखें, आप गंगा नदी को ना पढ़ें, क्योंकि बहुत से क्या है गंगा नदी को मानते हैं, पर आप ध्यान रखें गंगा नदी हमारे भारत देश की सबसे पवित्र नदी है, और सबसे दूषित नदी वो कौन सी है? साबरमती। क्योंकि जब ये राजस्थान से जब इसका उद्गम होता है तब तो इसका पानी अच्छा होता है, परंतु जैसे ये प्रवेश करती है गुजरात के अंदर, तो ध्यान रखें जो अहमदाबाद वगैरह है यहाँ से जो मिलों के जो गंदा पानी वगैरह जो होता है वो उस नदी में चला जाता है, इसलिए दूषित हो जाती है कौन सी? हमारी साबरमती नदी। क्लियर? तो ये बातें हमारी किसके बारे में? साबरमती नदी के विषय में। अब बात करें
कि जो साबरमती नदी है, जो मेन ये साबरमती नदी है, अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? क्या भाई? सहायक नदी। अगर सहायक नदियों की बात करें तो ध्यान रखो, बहुत सी शानदार ट्रिक है जो आप आराम से याद कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से पढ़ें ट्रिक के बारे में। किसके विषय में? साबरमती नदी की सहायक नदियों की ट्रिक। तो वो है माँ हाथ से मेवे दिवा। माँ हाथ से मेवे दिवा। क्या भाई? माँ हाथ से क्या दिवाना है? मेवे। ठीक है, तो ये होती है सहायक नदी। किसकी? साबरमती नदी की सहायक नदी। देखो माँ का मतलब होता है माजम, हाथ का मतलब होता है हथमती, शे का मतलब है सेई, मे का मतलब होता है मेशवा। क्या होता है भाई? मेशवा। वे का होता है वेत्रक, और वा का होता है वाकल। क्या होता है? वाकल। ध्यान रखें, ये सहायक नदी है सभी। किसकी? साबरमती की। तो देखो अधिकांश जो है नदियां हमारी, जो माजम है, हथमती है, सेई है, वेत्रक है, मेशवा है और वाकल है, इन सबका उद्गम हमारे उदयपुर से ही होता है। और ये उदयपुर की सीमा से आगे बढ़ते हुए गुजरात की सीमा में जाके ये लगभग, ध्यान रखें, साबरमती नदी में मिल जाती है। प्लस अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो अपनी सेई। देखो सेई नदी से आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जो पढ़ाई थी आपको लूड़ी नदी, तो उसकी जो सहायक थी जवाई नदी, जो पाली के अंदर, ध्यान रखें यहाँ मान लेते हैं पाली इधर है, तो यहाँ जवाई एक नदी है और उस पर जवाई बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ भाई? जवाई बांध। तो देखो जवाई जो बांध है, जिसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, तो ध्यान रखिए जवाई बांध में सेई नदी के द्वारा, जो सेई नदी है इसका उद्गम होता है उदयपुर में, और उदयपुर में एक गांव पड़ता है पदराना गांव या पादरना गांव। ध्यान रखिए पादरना गांव से उद्गम होता है सेई नदी का, और यहीं से जल सुरंग के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। किसके लिए? जवाई बांध के लिए। तो ध्यान रखिए जवाई बांध के लिए जो पानी पहुंचाया जाता है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सेई नदी के माध्यम से, जल सुरंग के माध्यम से, जो कि ध्यान रखें जो जल सुरंग है ये राजस्थान की पहली जल सुरंग मानी जाती है। क्लियर? यानी जवाई बांध के लिए जो पानी की उपलब्धता होती है वो सेई नदी के माध्यम से होती है, यानी सेई नदी से जल सुरंग के माध्यम से यानी पानी पहुंचाया जा रहा है। प्लस एक दो योजना और चलाई गई है कि जो साबरमती नदी है, कौन सी भाई? साबरमती नदी। तो साबरमती नदी के माध्यम से जो हमारे उदयपुर जिले की जो झील है, किसकी भाई? उदयपुर जिले की झीलें, तो इन झीलों में पानी की उपलब्धता करवाई जाएगी। तो ऐसी एक योजना चलाई गई है और वो जल सुरंग के माध्यम से ही है। तो उस जल सुरंग का नाम है देवास जल सुरंग। कौन सी भाई? देवास जल सुरंग। ध्यान रखें जो देवास जल सुरंग है ये राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग मानी जाती है। प्लस इसकी कुल लंबाई है 11.5 किलोमीटर। कितनी भाई? 11.5 किलोमीटर। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी है? देवास जल सुरंग, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि उदयपुर जिले की जो झील है उनमें पानी जो उपलब्धता करवाई जाएगी वो साबरमती नदी के द्वारा करवाई जाएगी। यानी साबरमती का जल पिछोला झील में, जो पिछोला झील या जो भी झीलें हमारे उदयपुर के अंदर, उन जिलों में पानी की उपलब्धता हो सकेगी। ये योजना है हमारी देवास जल सुरंग योजना, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी जल योजना है, 11.5 किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखें यही है बात हमारी किसके बारे में? साबरमती नदी के विषय में। आप इसको आराम से वीडियो को देखें, आपको आराम से साबरमती नदी के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। क्लियर? प्लस अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम पश्चिमी बनास नदी के विषय में। आप इस वीडियो का एक बार या मैप का एक बार स्क्रीनशॉट लें, जिससे आपको आसानी से साबरमती नदी के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम पश्चिमी बनास नदी के विषय में। देखिए अब बात करने वाले हैं हम पश्चिमी बनास। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपने वीडियो को देखेंगे दोबारा पता चल जाएगा। प्लस देखिए भाई अब बात करने वाले हैं हम पश्चिमी बनास नदी। कौन सी? पश्चिमी बनास। देखो वो भी अरब सागर या अब्बा तंत्र के अंदर आती है पश्चिमी बनास। देखो आपको मैं राजस्थान का जो अब्बा तंत्र पढ़ा रहा हूं तो आप समझे ध्यान से, राजस्थान की ऐसी कई नदियां हैं, 7-8 नदियां ऐसी हैं जिनका नाम एक जैसा ही होता है,
पर ध्यान रखें उनका जो अपवाय तंत्र होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि ये पश्चिमी बनास नदी है, एक नदी बनास नदी और होती है, क्योंकि पश्चिमी बनास जो है ये अरब सागरीय अपवाय तंत्र की नदी है। एक बनास नदी है जो कि खमरों की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से निकलती है, ध्यान रखें, जो चंबल की सहायक नदी होगी और वो कहलाएगी हमारी बंगाली खाड़ी अपवाय तंत्र, और ये होगी हमारी अरब सागरीय अपवाय तंत्र पश्चिम बनास। तो देखें अब बात करें पश्चिम बनास के विषय में, तो इसके बाद करते हैं उद्गम के विषय में। किसके विषय में भाई? उद्गम। हमारी जो पश्चिम बनास नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? देखो सिरोही। कहाँ से होता है भाई? सिरोही। तो सिरोही में एक पहाड़ियाँ पड़ती हैं, सिरोही की पहाड़ी जो अरावली की है, यहाँ एक गाँव पड़ता है नया सनवारा गाँव। कौन सा पड़ता है भाई? नया सनवारा गाँव। और इस नया सनवारा गाँव से उद्गम होता है हमारी पश्चिमी बनास नदी का। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये सिरोही होते हुए और फिर गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कहाँ करती है? गुजरात के अंदर। और यहाँ ध्यान रखें जो गुजरात का जिला होता है वो होता है बनासकांठा। कौन सा होता है भाई? बनासकांठा। यानी बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है, किसमें? गुजरात में। और फिर यहाँ एक स्थान पड़ता है हमारे गुजरात के अंदर जो क्षेत्र है वो है कच्छ का रण। कौन सा है? कच्छ का रण। तो ध्यान रखो हमारी जो पश्चिम बनास नदी है ये कच्छ के रण में गिर जाती है। तो देखिए अब पश्चिम बनास है, तो इस पश्चिमी बनास में क्या है? एक बांध भी बनाया गया है इस नदी पर जिसका नाम है बनास बांध। कौन सा बांध है भाई? बनास बांध। और जो बनास बांध है ये बना हुआ है स्वरूपगंज में। कहाँ बना हुआ है? स्वरूपगंज। और ध्यान रखिए जो स्वरूपगंज है ये सिरोही के अंदर आता है। कहाँ आता है? सिरोही। तो सिरोही में ही ध्यान रखिए स्वरूपगंज में बनास बांध बना हुआ है, पश्चिमी बनास नदी पर बना हुआ है। प्लस इस नदी के किनारे ही गुजरात में एक शहर पड़ता है दीसा। कौन सा पड़ता है भाई? दीसा। तो जो दीसा शहर है ध्यान रखो वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। दीसा को ही टीसा बोलते हैं, ध्यान रखें एक ही बात है। तो दीसा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? पश्चिमी बनास नदी के किनारे। अब बात करते हैं कि जो पश्चिमी बनास नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? क्या? सहायक नदियाँ। देखो अगर सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियाँ, तो देखो इसकी ट्रिक देखें आप। सहायक नदियों की ट्रिक, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हमारी पश्चिम बनास की? सुधा गोकू। क्या है भाई ट्रिक इसकी? सुधा गोकू। तो देखो सू का मतलब होता है सुकली, जिसे ध्यान रखें सीपू के नाम से भी जाना जाता है। यानी पश्चिमी बनास की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो है हमारी सुकली, जिसको सीपू के नाम से भी जाना जाता है। प्लस दाह का मतलब होता है धार बोल। क्या भाई? धार बोल। गो का मतलब होता है गोहेलन, और कू का मतलब होता है कुकुड़ी। क्या होता है? कुकुड़ी। क्लियर? ये होती हैं इसकी सहायक नदियाँ पश्चिम बनास की। सूका सुकली, धाका धारबोल, गोका गोहिलन, कुका कुकुड़ी। सुकली को सीपू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पश्चिम बनास की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब हम बात करें कुकुड़ी के बारे में। देखो आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ क्योंकि जी के कहाँ से कहाँ इसका संबंध आपस में होता है, ऐसे याद रखनी पड़ती है, जी के ध्यान रखें। देखो कुकुड़ी एक नदी होती है, कुकुड़ी एक गीत भी होता है। क्या होता है भाई? कुकुड़ी एक गीत भी होता है, प्लस कुकुड़ी एक रस्म भी हुआ करती है। क्या होती है? रस्म। देखो अगर बात करें रस्म की, कुकुड़ी जो रस्म होता है क्या? ये रिवाज होती है, रस्म होती है। ये होती कहाँ की है? सांसी जनजाति की। किसकी होती है? सांसी जनजातियों में। अगर जनजातियों में मैं आपको पढ़ाऊंगा जनजातियाँ, राजस्थान की जनजातियाँ, तो उस समय बताऊंगा मैं आपको कि राजस्थान में जो 12 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो उनमें हम जब पढ़ेंगे तो सांसी जनजाति में ये क्या रस्म एक रिवाज हो गए। रिवाज क्या होती है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी चारित्र परीक्षा जो ली जाती है और अग्नि में प्रवेश करवाया जाता है, ऐसी कुछ उनकी रिवाजें हैं, तो वो कहलाती है कुकुड़ी की रस्म। क्लियर? जो कि सांसी जनजाति से संबंध रखती है। प्लस अब बात करें गीत का, तो जो गीत होते हैं ध्यान रखें ये राती जगह। कब भाई? राती जगह। यानी जो वैवाहिक रस्में होती हैं ध्यान रखें, तो उस समय जो राती जगह होता है, यानी महिलाएं जो भजन वगैरह रात भर जग के जो गाती हैं, तो सुबह क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में जब राती जगह समाप्त होता है तो अंत समय में जो गीत गाया जाता है वो कुकुड़ी का गीत कहलाता है। यानी कुकुड़ी का गीत गवते ही ध्यान रखें आप राती जगह की समाप्ति मान ली जाती है। तो देखो कुकुड़ी नदी भी हो गई जो कि पश्चिम बनास की सहायक नदी है, प्लस कुकुड़ी एक गीत भी होता है जो कि राती जगह की समाप्ति पर गाया जाता है। कुकुड़ी एक रस्म भी होती है जो कि सांसी जनजाति से संबंध रखती है। तो यही बातें हमारी किसके बारे में? पश्चिमी बनास के विषय में। क्लियर? आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे, आराम से देखोगे तो आपकी पूरी बात समझ में आ जाएंगी। ठीक है? प्लस अब देखो मैंने आपको पश्चिमी बनास और साबरमती नदी पढ़ाई, प्लस नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है हमारी माही। किसके विषय में भाई? माही के विषय में।
तो आप समझें कि जो हमारी अरब सागर अभ्या तंत्र है, कौन सा, अरब सागर। तो देखो अरब सागर में जाके हमारे राजस्थान की 4 नदी जाके गिरती हैं, कितनी, 4 नदी, 4 नदी हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। और अरब सागर ध्यान रखो, क्योंकि डायरेक्टली तो ये अरब सागर में जाके गिरती नहीं है, क्योंकि अरब सागर की 2 शाखाएं, कितनी भाई, 2। एक का नाम होता है हमारी खम्बात की खाड़ी, कौन सी है, खम्बात की खाड़ी, क्लियर। और दूसरी शाखा का नाम है हमारी कच्छ का रण, क्या है, कच्छ का रण। तो देखो ये 2 शाखा है हमारे अरब सागर की। तो हमारे राजस्थान की कितनी नदी है, 4, जिनका जल अरब सागर में जाता है। 4 देखो इनमें क्या होता है, 2 तो गिरती है खम्बात की खाड़ी में और 2 गिरती है कच्छ के रण में। प्लस अब हम बात करें कच्छ के रण में, तो इसमें 2 कौन सी नदी गिरती हैं आके, देखो एक तो हो गई हमारी पश्चिमी बनास, कौन सी भाई, पश्चिमी बनास, और दूसरी हमारी लूणी, कौन सी, लूणी। पश्चिमी बनास और लूणी ये दोनों गिरती हैं कच्छ के रण में, किस में गिरती हैं, कच्छ के रण में। प्लस खम्बात की खाड़ी में जाके गिरती है हमारी 2, एक तो है हमारी साबरमती, कौन सी है, साबरमती, और एक है माही, कौन सी, साबरमती और माही। ध्यान रखो ये 4 नदियां हैं जो अरब सागर में अपने जल ले जाती हैं, इसलिए कहलाता है ये पूरा अरब सागरीय अभ्याय तंत्र, क्लियर। यानी कच्छ के रण में गिरती है पश्चिमी बनास और लूणी, और खम्बात की खाड़ी में गिरती है साबरमती और माही, क्लियर। अब आपको मैं नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा वो वीडियो आएगी हमारी माही नदी के विषय में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपके समझ में दिक्कत करेगी। तो अब नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको और कौन से अच्छे टॉपिक पढ़ने हैं, जिससे मैं उन पर वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।